सेमेस्टर 4 एएससी हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। क्रिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, आंसर आप सेम यही लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिया का क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा, आंसर सेम यही होगा, ठीक है। क्रिया का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। पूछा यह जा रहा है कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। भेदों के साथ साथ उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है काम करना, ठीक है। काम को ही क्रिया कहा जाता है। तो एक सिंपल सा आप समझ सकते हैं, क्रिया का मतलब काम होता है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और भी हम वीडियो बनाए जिसका थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो गया, ठीक है। मतलब 15 मिनट से वो ज्यादा का वीडियो है, तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लेंथ को देख करके वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ये आपके लिए घाटा हो रहा है, ठीक है। आंसर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिया के अर्थ को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है क्रिया का अर्थ काम है। काम मतलब कार्य, ठीक है। जो क्रिया है, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करना। क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के करने, होने या घटित होने का बोध हो। क्रिया किसको कहते हैं? उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के करने के बारे में, होने के बारे में, फिर घटित होने का बोध करता है, उसी को क्रिया कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जिस शब्द से पता चले कि क्या किया जा रहा है, क्या हुआ है या क्या हो रहा है, वह क्रिया कहलाता है। जिस भी शब्द से यह पता चले कि क्या किया जा रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उस सब को क्रिया कहा जाता है, ठीक है। आसान भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। वो क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ता है। दूसरा जो उदाहरण है वो है सीता जा रही है। वो क्या क्रिया कर रही है? क्या काम कर रही है? तो वो जा रही है, ठीक है। बच्चा सो गया, वो क्या क्रिया कर रहा है? तो सोया हुआ है, ठीक है, सो गया है। तो एक सिंपल तरीके आप समझ सकते हैं, ये सब क्या है? तो क्रिया है। जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसी को क्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्रिया मतलब काम। आगे हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पढ़ता है, जा रही है, सो गया, क्रियाएं, ये सारी चीजें क्या है? तो क्रिया है, ठीक है। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया को रचना और क्रम के आधार पर इसके भेदों को बांटा गया है। रचना और क्रम के आधार पर क्रिया के भेदों को बांटा गया है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद रचना और क्रम के आधार पर किया जाता है। जो हिंदी व्याकरण है हमारा, उसमें क्रिया का जो भेद है वो रचना और क्रम के आधार पर किया जाता है। मतलब रचना के आधार पर क्रिया का भेद अलग है और क्रम के आधार पर क्रिया का भेद अलग है, ठीक है। कई सारे टीचर्स इसको अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरा बताने का तरीका अलग है। तो हम लोग पहले क्रम के आधार पर क्रिया के भेदों को समझेंगे, ठीक है। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया का दो भेद होता है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो दोनों को हम लोग समझेंगे। सकर्मक क्रिया को भी समझेंगे और अकर्मक क्रिया को भी समझेंगे। सकर्मक क्रिया के कुछ और उपभेद भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्रम के आधार पर जो क्रिया का भेद है वो पहला है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो समझते हैं सकर्मक क्रिया किसको कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जिस क्रिया का फल किसी कर्म पर पड़े, अर्थात जिसके साथ कर्म का होना आवश्यक हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल किसी कर्म पर पड़े, अर्थात उसके साथ क्रम का होना आवश्यक हो, क्रम मतलब बीच वाले चीज का होना आवश्यक होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्रिया क्या कर रहा है? तो राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है? उसके साथ क्रम क्या कर रहा है? तो जो पुस्तक है वो आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ये क्रम हो जाएगा। और वही चीज आपको यहाँ पर कहा गया कि जिस क्रिया का फल किसी कर्म पर पड़े, जो भी क्रिया लोग करते हैं उसका जो फल है वो किसी कर्म पर पड़े, अर्थात जिसके साथ कर्म का होना आवश्यक हो, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसी चीज को सकर्मक क्रिया कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं कि मोहन फल खाता है। मोहन खा रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? क्रम क्या कर रहा है? तो वो फल को खा रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका क्रम हो गया। तो इसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। तीसरा उदाहरण हो गया, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षक क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? तो पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? क्रम क्या कर रहा है? तो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आपका क्रम क्या हो जाएगा? बच्चे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पुस्तक, फल, बच्चों, ये सब कुछ क्या है? तो क्रम है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। इसलिए क्या है? तो ये सकर्मक क्रिया, जहां पर जो फल है, क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसके कारण इसको सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अर्थात यदि वाक्य में क्रिया से प्रश्न करे, अगर वाक्य में क्रिया से प्रश्न करे कि क्या, किसे, किसको, और उत्तर भी मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है। यहीं पर आप देख सकते हैं शिक्षक पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? क्वेश्चन कर सकते हैं आप, किसको पढ़ा रहा है? तो बच्चों को पढ़ा रहा है। जहां पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है, किसे कर रहा है, किसको, तो इन सब सारे क्वेश्चन का जो आंसर दे पा रहा है वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। मोहन खाता है, पूछेंगे हम क्या खाता है? तो वो फल खाता है। ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। जैसे राम किताब पढ़ता है,
क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। कर्म कर रहा है, ठीक है, कर्म क्या हो गया? किताब हो गया। तो जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसी को सकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा उसी को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के उपभेद। हम आपको पहले बताया कि सकर्मक क्रिया के भी कुछ उपभेद हैं। उसके दो उपभेद हैं जिसको हम लोग समझेंगे। सकर्मक क्रिया के मुख्यतः दो उपभेद माने जाते हैं। सकर्मक क्रिया का भी दो उपभेद होता है जिसको हम लोग समझेंगे। पहला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, यह आपका सकर्मक क्रिया का पहला उपभेद है। एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही क्रम होता है, ठीक है, केवल एक ही क्रम होगा, उसको हम लोग एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं कि राम पत्र लिखता है। वो क्या कर रहा है? तो राम पत्र लिख रहा है, एक ही काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? तो पत्र लिख रहा है। उसको बोलेंगे एक कर्मक क्रिया। वहीं पर दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, वह दूध पीता है। वो क्या करता है? तो क्या पी रहा है? दूध पीता है। तो एक ही कर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ दूध पी रहा है, वो खाना नहीं खा रहा। अगर हम ये बोले कि वह दूध पी के सो जाता है, तो यहाँ पर दो क्रिया हो जाएगा। पहला कि वो सो गया और सोने से पहले उसने क्या किया? तो दूध पिया था। तो दो काम हो गया। तो इसका मतलब वो एक कर्मक क्रिया नहीं होगा, ठीक है। एक कर्मक क्रिया वही होता है जिस कर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता है उसे ही एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। मतलब कहें कि वह दूध पीता है, सिर्फ एक ही काम वो किया, सिर्फ दूध पिया, तो वो एक कर्मक क्रिया होगा, ठीक है। तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है फुटबॉल खेलता है। वो खेल तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है? सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, अभी वो और कुछ नहीं कर रहा। संजना गाना गाती, वो क्या करती है? तो गाना गाती है। अगर हम लोग वो बोले कि संजना गाना गा के पैसा कमाती है, तो वो दो काम करे। वो क्या कर रही है? पहला कमा रही है और दूसरा क्या करे? तो गाना गाने के साथ कमा रही है। तो दो काम हो गया। इसका मतलब वो क्या है? वो एक कर्म क्रिया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक काम करे। संजना क्या करती है? सिर्फ गाना गाती है। राजा बाजा बजाता है। वो क्या करता है? राजा बाजा बजाता है, ठीक है। वो क्या करता है? तो बजाता है। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म हो, जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो काम हो, पहले एक काम हो रहा था उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक कर्मक क्रिया। अब जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। एक मुख्य और दूसरा गौण। एक होता है मुख्य क्रिया और दूसरा होता है गौण। गौण मतलब होता है द्वितीय, ठीक है, जो नॉर्मल हो, जो ज्यादा उपयोगी ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं गौण। उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, उदाहरण से आप समझ पाएंगे। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं। शिक्षक क्या करता है? तो ज्ञान देता है। किसको दे रहा है? विद्यार्थियों को दे रहा है। तो दो काम कर रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है? ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है? विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। माँ बच्चे को क्या करती है? तो दूध पिलाती है। सिर्फ अगर ये कहते हैं माँ दूध पिलाती तो एक ही काम होता, मतलब एक कर्म क्रिया हो जाता। लेकिन वो बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब वो दो काम कर रही है। क्या करे? दूध पिला रही है और किसको पिला रही है? तो बच्चे को पिला रही है। तो इसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। राम ने सीता को कलम दी। राम ने क्या किया? तो सीता को कलम दिया। पहला जो राम है उसने क्या किया? तो कलम दिया, एक काम हो गया। किसको दिया? सीता को दिया, दूसरा काम हो गया। तो इसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। शिक्षक ने छात्र को पुरस्कार दिया। शिक्षक ने क्या किया? पुरस्कार दिया, लेकिन किसको दिया? छात्र को दिया, दो काम हुआ। इसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। राजा ने गरीबों को दान दिया। राजा क्या किया? दान दिया। किसको दिया? तो गरीबों को दिया। तो जहां पर क्रम दो हो जाते हैं, जहां पर क्रम जो है वो दो हो जाता है। पहला है दान करना, दूसरा है गरीब को दान किया। पहला है ज्ञान देना, क्रम कर रहा है, ठीक है, और साथ में क्या कर रहा है? तो विद्यार्थियों को दे रहा है। तो दो क्रम हो गया। इसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात दो कार्य हो रहा है। मुख्य कार्य क्या है? तो वो ज्ञान दे रहा है, और दूसरा गौण कार्य क्या हो गया? विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों को वो क्या कर रहा है? ज्ञान दे रहा है। मतलब दो कर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक तो ज्ञान देना कर्म हो गया और दूसरा हो गया विद्यार्थी, ठीक है, दो कर्म हो गया। कर्म मतलब आप समझते हैं क्या होता है? जैसे अगर हम आपको बोले कि मोहन राम को लाठी से पीट रहा है, या फिर कहें मोहन ने राम को एक किताब पढ़ने के लिए दिया है, तो यहाँ पर क्रम क्या हो जाएगा? राम आपका, जैसे यहाँ पर हम लिख के बताते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि राम श्याम को कि राम श्याम को किताब देता है, ठीक है। राम क्या कर रहा है? तो किताब दे रहा है। किसको दे रहा है? श्याम को दे रहा है। तो ये सब क्या है? कर्म हो गया। श्याम क्या हो गया? कर्म हो गया। किताब, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या है? तो कर्म हो गया। जो बीच वाले चीजें, जैसे कि श्याम क्या हो गया? किताब, कर्म हो गया। किताब क्या है? तो कर्म हो गया, ठीक है। क्रिया क्या हो गया? वो दे रहा है। क्रिया क्या हो गया? तो वो काम क्या कर रहा है? तो दे रहा है। क्या दे रहा है? किताब दे रहा है। किसको दे रहा है? श्याम को दे रहा है, ठीक है। तो ये द्विकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा। दो कर्म किया जा रहा है, मतलब ये द्विकर्मक क्रिया का एक उदाहरण भी हो गया, और साथ में कर्म क्या होता है ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। ये जो आपका राम हो गया, ये क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया।
ये क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। जो राम है वो आपका कर्ता हो जाएगा, जो श्याम है वो आपका क्रम हो जाएगा, जो किताब है आपका क्रम हो जाएगा, और जो दे रहा है वो क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका जो दूसरा भाग है, भेद है, वो अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर जो क्रिया का दूसरा भेद है वो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को आपने समझ लिया, सकर्मक क्रिया के दोनों भेदों को आपने समझ लिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अकर्मक क्रिया में क्रिया द्वारा किया गया कार्य कर्ता पर ही समाप्त हो जाता है। जो कर्ता है, कर्ता को अभी हम आपको बताए कर्ता किसको बोलते हैं, जो राम था वो कर्ता था। तो अकर्मक क्रिया जो है वो क्रिया द्वारा, अकर्मक क्रिया में क्रिया द्वारा किया गया कार्य जो है वो कर्ता पर ही खत्म हो जाता है। जो कर्ता है उसी पर क्रिया खत्म हो जाता है। अर्थात जिस क्रिया का फल किसी कर्म पर ना पड़े, जिस भी क्रिया का फल किसी कर्म पर नहीं पड़ता, जिसके साथ कर्म की आवश्यकता ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर कर्म का कोई काम ही ना हो, जहां पर कर्म ना हो, ठीक है, उसी को अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चा सोता है, कुछ कर्म है क्या? कर्म नहीं है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ क्रिया कर रहा है। बच्चा क्या है, तो करता है। और क्या काम क्या कर रहा है, तो वो सो रहा है। तो कर्ता और क्रिया में बात खत्म हो गया, कर्म यहाँ पर कुछ नहीं रहा। अगर हम ये बोलते हैं कि बच्चा खा के सोता है, तो ये क्या इसमें कर्म क्या हो जाता, तो खाना, मतलब वो खा करके सोता है। कर्म क्या कर रहा है, तो खाना, और क्रिया क्या कर रहा है, तो वो सो रहा है। और इसमें जो आपका कर्ता हो जाता है वो हो जाता बच्चा। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि मोहन दौड़ता है। मोहन क्या करता है, दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, कहां दौड़ता है, कोई कर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ क्रिया कर रहा है। मोहन क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। और साथ में जो दौड़ता है, जो दौड़ता हो गया वो आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो जो क्रिया है वो कर्ता पर ही खत्म हो जाता है, यहां पर कोई कर्म नहीं रहता, उसी को बोलते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। तीसरा उदाहरण समझ सकते हैं, मैं भागता हूं। क्यों भागता हूं, कहां भागता हूं, कोई क्रम है क्या, नहीं हुआ है, इसके कारण ये अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तुम हंसते हो, क्यों हंसते हो भाई, कहें कि तुम पागल हो जो हंसते हो, तो पता चलता है कि कर्म क्या हो रहा है, इसमें कर्म क्या है, तो पागल है। वो आदमी कैसा है, पागल है, जिसके कारण वो हंस रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, बीच वाला चीज है क्या, नहीं है, जिसके कारण ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जहां पर कर्ता का फल कर्म पर ना पड़े, या फिर कर्म की आवश्यकता जहां पर नहीं होती है, उसी को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सूरज चमकता है, ठीक है, ये सब क्या है, तो उदाहरण है अकर्मक क्रिया के। आगे हम लोग देख लेते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आपने समझा क्रम के आधार पर क्रिया का भेदों को, आगे हम लोग देख लेते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। एकदम आराम से आसान भाषा में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को आप लोग देखिए, देखते रहिए। ठीक है, पहला हम देखेंगे सामान्य क्रिया को। सामान्य क्रिया, जो क्रिया अपने मूल रूप में बिना किसी विशेष रचना या परिवर्तन में प्रयोग में आए, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सामान्य मतलब नॉर्मल चीज। सामान्य क्रिया, जो क्रिया अपने मूल रूप में, जो क्रिया जो अपने मूल रूप में आ जाता है, बिना किसी विशेष रचना या परिवर्तन के प्रयोग में आए, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। बिना किसी विशेष रचना या फिर परिवर्तन के प्रयोग में आए, वो अपने मूल रूप में आ जाता है, उसी को सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि राम पढ़ता है, कोई काम कुछ हुआ क्या, इसमें कुछ विशेष परिवर्तन हुआ क्या? कहा जा रहा है कि जो क्रिया अपने मूल रूप में आ जाता है बिना किसी विशेष रचना या परिवर्तन के प्रयोग में आए हुए, ना इसमें कोई रचना का परिवर्तन हुआ, ना ही कोई परिवर्तन प्रयोग में आता है, उसके बाद भी ये अपने मूल रूप में आ जाता है, उसी को सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, बच्चा खेलता है, सीता लिखती है, पक्षी उड़ते हैं, किसान खेत जोतता है, ये सब कुछ है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, अपने सामान्य काम कर रहा है, सामान्य काम कर रहा है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। अब यहाँ से समझने वाला चीज है, ठीक है, वो तो सामान्य था, बस सामान्य चीजें जो लिखी होती है उसी को, जो सामान्य काम करता है उसको सामान्य क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया का मतलब, संयुक्त मतलब होता है जोड़, ठीक है, संयुक्त मतलब जोड़, योग। ठीक है, कह रहा कि जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया का निर्माण करें, जब दो शब्द या फिर अधिक शब्द मिलकर किसी क्रिया का निर्माण करें, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो या फिर अधिक शब्द मिलकर किसी वाक्य का निर्माण करें, किसी क्रिया का निर्माण करें, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि क्रिया का निर्माण करें, उसी को ही संयुक्त क्रिया कहा जाता है। उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि राम पढ़कर चला गया। राम क्या किया, पढ़ाई किया। राम क्या, तो चला गया। कैसे गया, तो पढ़ करके वो चला गया। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, दो चीजों को जोड़ करके। जैसे अगर हम सिर्फ ये लिखें कि राम पढ़कर, पढ़ कर, या फिर लिख दे कि राम पढ़कर चला, राम पढ़कर चला, तो कुछ समझ में आ रहा है, कहां चला, क्या चला। इसी चीज को अगर इस तरह से लिखें कि राम पढ़कर चला गया, तो पता चल रहा है ये जो चला और गया है, ये जो चला और गया है, दो चीज मिलकर के क्रिया के बारे में बता रहा है। ठीक है, दो या फिर अधिक शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं, तो क्रिया के बारे में बात कर रहा है कि राम पढ़कर क्या किया, वो चला गया। क्रिया क्या किया, तो वो चला गया, और कर्म क्या किया, तो पढ़ा। ठीक है,
पढ़ करके वो चला गया। तो जो बातें आ रही है, जो बीच का बात है, जो आपका चला गया है, ये सब बात जो है दोनों शब्द मिलकर क्या कर रहा है, तो क्रिया को पूरा कर रहा है, क्रिया का निर्माण कर रहा है। जैसे अगर हम लोग बोले सिर्फ राम पढ़कर चला, तो कोई क्रिया हो रहा है क्या? राम पढ़कर क्या चला। लेकिन अगर बोले कि राम पढ़ करके चला गया, तो वो काम क्या क्या, क्रिया क्या गया, तो वो चला गया। कर्म क्या क्या, तो वो पढ़ करके चला गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण है उसने काम कर लिया। उसने काम कर, अगर इतना बोले कि उसने काम कर, तो कोई क्रिया हो रहा है क्या? उसने कुछ किया, सिर्फ काम कर्म है, तो उसने काम कर्म है। लेकिन अगर ये बोले कि उसने काम कर लिया, तो क्रिया का पता चल रहा है उसने क्या किया, तो कर लिया, अपना काम उसने क्या किया, पूरा कर लिया है। तो कर्म का भी पता चल रहा है और क्रिया का भी पता चल रहा है। तो जो दोनों शब्द हैं कर लिया, ये सब क्या है, तो बता रहा है, किसी मीनिंग को बता रहा है, जो क्रिया का निर्माण कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, तीसरा है वह चला गया, घोड़ा निकल चुका है, वह हंस पड़ा। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो क्रिया का निर्माण कर रहा है। दो या फिर अधिक शब्द मिलकर जो क्रिया का निर्माण करता है उसी को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया से बोध हो कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले हो चुका है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से यह बोध हो कि एक कार्य जो दूसरे कार्य से पहले ही हो चुका है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, मतलब पास्ट। पूर्व मतलब पहले। ठीक है, पता चल रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया जो पहले ही हो चुका है। जैसे उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि खाना खाकर वह सो गया। उसने क्या काम किया, तो वो सो गया, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया है, खा लिया है। ठीक है, तो जो खाना खाकर, जो खाकर है वो क्या है, आपका पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, पढ़कर छात्र चला गया, वो क्या किया, तो चला गया, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, तो पढ़ करके चला गया। ठीक है, पढ़ करके वो गया। तो जो पूर्व में उसने काम किया उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। नहाकर मंदिर गया, उसने क्या किया, तो मंदिर गया, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, तो नहाया था। आज समाप्त करके वह बाहर निकलेगा। कोई भी काम जो है वो समाप्त करके वो बाहर निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, तो बाहर निकल रहा है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, तो जो काम था उसको समाप्त कर दिया है। पांचवा पॉइंट है पत्र लेकर उसने भेज दिया। उसने क्या किया, तो भेजा है, लेकिन जो पत्र है उसने क्या किया, तो भेज दिया, लेकिन उसने पहले क्या किया, तो उसको लिखा है। ठीक है, उसने क्या किया, उसको लिखा है। तो जहां पर पहले जो उसके द्वारा कार्य किया गया उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चौथा जो इसका भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। जहां पर कर्ता जो है वो अपने से काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से काम करवाता है, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। कहा जा रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं, आसान चीज है ये, उसने मुझसे किताब लिखवाया। कोई भी व्यक्ति है जो मुझसे किताब लिखवा रहा है, वो खुद नहीं लिख रहा बल्कि मुझसे लिखवा रहा है, तो ये क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। अध्यापक जो टीचर है वो खुद पाठ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे, उसने क्या किया, तो बच्चों से पढ़वाया, मतलब किसी और से काम करवाया, वो खुद नहीं करता, जो करता है यहाँ पर जो अध्यापक है वो क्या है, करता है। ठीक है, करता है, और जो पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, क्रिया है। जो पढ़ रहा है वो क्या है, क्रिया है, और जो क्रम है क्या है, बच्चे। ये सब क्या है, तो क्रम है, पाठ क्या है, क्रम है। तो जो करता है वो क्रिया किसी और से करवाता है, जो करता है वो क्रिया किसी और से करवाता है, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। मालिक जो है वो खुद कार नहीं साफ करता बल्कि वो नौकर से कार साफ करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करता है मालिक, वो मालिक क्या हो गया, करता हो गया, वो नौकर जो थर्ड पर्सन उससे वो कार को साफ करवा रहा है। तीसरा, प्रधान ने गांव की सफाई करवाई। प्रधान खुद साफ नहीं करवा बल्कि दूसरे से करवा रहा है, इसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उसने दर्जी से कपड़े सिलवाए, उसने खुद नहीं सिले मतलब सिलवाए, तो इसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जो दूसरे से काम करवाता है खुद ना करके। पांचों जो इसका प्रकार है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। नाम धातु क्रिया पांचवा इसका भेद है। कहा जा रहा है कि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, जो क्रिया का बोध कराती है, जो क्रिया का बोध कराता है। ठीक है, क्या कहा गया, जो नाम धातु संज्ञा है, जो नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा फिर सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। प्रत्यय लगा करके क्या है, तो बनाया जाता है। जो क्रिया का बोध कराती है उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे उसने सारा धन हथियार लिया। अगर हम लोग बोले कि उसने सारा धन हथियार लिया, ये क्या होगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा। क्यों, हाथ जो है वो संज्ञा है, हाथ के बारे में हम लोग बात करें तो जो इसमें प्रत्यय लगा करके इसको हथिया कर दिए, वो क्या हो जाएगा, आपका नाम धातु क्रिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे शराबी ने
राहगीर को लतियाया, जिसको क्या किया तो लतिया दिया। और लात मारना क्या है तो संज्ञा है, लात क्या है तो संज्ञा है, नाम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि मेरे पेट में चोट लगने से बहुत दुख रहा है। जो दर्द है, दुख है, वो क्या है तो भाव है, ठीक है। भाव है, क्या है संज्ञा है। तो मेरे पेट में चोट लगने से बहुत दुख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नाम धातु क्रिया हो गया। जो संज्ञा फिर सर्वनाम को क्या करता है, फिर सर्वनाम के साथ वो प्रत्यय लगाता है और उसको बदलता है। माली ने पौधों पर पानी छिड़कर हरिया दिया। हरियाणा क्या है तो विशेषण, विशेषता बतला रहा है कि जो पौधे है उसको हरिया दिया, उसकी विशेषताओं को बतला रहा है। पौधा कैसा है तो हरिया गया है। तो मालिक ने, जो माली है, उसने क्या किया तो पौधों पर पानी छिड़क करके उसको हरिया दिया। तो यहां पर संज्ञा फिर सर्वनाम को क्या कहा गया कि जहां पर संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण के शब्दों को प्रत्यय लगाया जाता है, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है जो क्रिया है, उसको नाम धातु कहा जाता है। जहां पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। अब पूछेंगे प्रत्यय क्या होता है, तो डिटेल में हम प्रत्यय आपको दूसरा यूनिट में आपको पढ़ना है, तो वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी को प्रत्यय कहा जाता है, डिटेल में आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्रिया के पांचों भेदों को आपने समझ लिया, नाम धातु को भी आपने समझ लिया। नाम धातु क्या होता है, जहां पर संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, विशेषण हो, उन शब्दों को प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसी को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। साथ में एक लॉन्ग वीडियो आपको दे रहे हैं यूनिट 1 से, जिसको आप लोग जरूर देख लीजिए और तैयारी आप लोग आपका कंप्लीट कर लीजिए, अपना तैयारी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। साथ में सेकंड यूनिट का जब हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद सेकंड यूनिट का भी एक लॉन्ग वीडियो आपको दे देंगे, जहां से आप तैयारी कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।